नरेंद्र मोदी सरकार बनाई है नरेंद्र मोदी। मैं आज सिराला वालों को कहकर जाता हूं, जब तक नरेंद्र मोदी सरकार है। तो देखा आपने, ये कोई छोटे भैया नेता या फिर कार्यकर्ता की रैली नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह की रैली है। देश के दूसरे नंबर के नेता हैं, लेकिन आलम क्या हो चुका है रैली का आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह मंच से खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैदान सपा चट्ट पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों को गिनने चलेंगे तो 2000 से लेकर 3000 के बीच भीड़ इकट्ठा हो पाई है। और ये हाल हो चुका है अमित शाह की रैली का, महाराष्ट्र की रैली का। जब से वीडियो निकलकर सामने आया है, भयंकर वजह के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने तो खूब शेयर किया है और कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया शिंदे ने तो जबरदस्त मजे लिए हैं। देखिए वो शेयर करते हुए लिखती भी है कि महाराष्ट्र में अमित शाह की विशाल जनसभा, दूर दूर तक लोग ही लोग, ऐसा जनसैलाब पहले कहीं नहीं देखा होगा। गजब तो गजब तो हो गया, और कितना तगड़ा गजब हो गया है आप देख सकते हैं। एनडीए की सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में रैली पर रैली कर रहे हैं। लगातार माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल कितना माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है आप अमित शाह की रैली से अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ पर बात सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह की नहीं है, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो और भी ज्यादा बुरा हाल दिखाई दे रहा है। एक तरफ पीएम मोदी मंच से खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, दूसरी तरफ कुर्सियां खाली हो गई हैं। एलसी के तौर पर एक नहीं रहेंगे, अपनी ही अगर जातों में बटन झगड़ा करेंगे तो कांग्रेस इसका फायदा उठाएगी। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सबकी हालत खराब है। एक तरफ एनडीए में जो टूट है वो भी थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार इसी की झड़ी लगी हुई है, बागी बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि रैलियों का कितना बुरा हाल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से खड़े होकर भाषण दे रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। और कितनी तादाद में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं आप साफ देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप साफ बयान करती हुई नजर आ रही है कि महाराष्ट्र में क्या होने या 20,000 तक बांटेंगे। सवाल पैसे बांटने का भी नहीं है, सवाल यह है कि अगर आप आंकड़े देखें तो आप खुद चौंक जाएंगे कि 4 महीनों में ऐसा क्या हो गया। मिसाल के तौर पर अगर आप जून 2024 कुछ महीने पहले, इसी साल कुछ महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था देश में, तो महाराष्ट्र की इसी पब्लिक ने मोदी जी को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम मोदी जी का जो स्ट्राइक रेट था, आप चौंक जाएंगे जानकर कि स्ट्राइक रेट मोदी जी का महाराष्ट्र में लोकसभा में क्या था। अगर आप आंकड़े देखें तो बीजेपी 28 सीटें लड़ी और 28 में से बीजेपी सिर्फ 9 सीट जीत पाई। पहली बार मोदी और शाह महाराष्ट्र में सिंगल डिजिट पर पहुंचे और स्ट्राइक रेट था 32%, 32% स्ट्राइक रेट था। स्ट्राइक रेट इतना नीचे कभी नहीं आया बीजेपी का, खासकर मोदी जी के दौर में। तो कहां स्ट्राइक रेट 32% था और आज जो स्ट्राइक रेट आया है वाकई उसने चौंका दिया। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 148 सीटें लड़ी। बीजेपी का मानना था कि 70 के आसपास या 65 के आसपास टारगेट था कि 65-70 सीटें बीजेपी ला सकती है। ये बीजेपी का मानना था महीने भर पहले, लेकिन आज बीजेपी ने 132 सीटें जीती, 148 में 132, यानी कुछ और सीटें बीजेपी लड़ती तो अपने दम पर सरकार बना लेती। और स्ट्राइक रेट कहां 32% था 4 महीने पहले, और आज यही स्ट्राइक रेट 89%, ऑलमोस्ट 90 टच कर रहा है। तो कहां 32% और कहां 89-90% सिर्फ 4 महीने में। ऐसा क्या होगा? ऐसा भी ये हो रहा है कि भाई आरएसएस जो उठा हुआ था 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, वो अब मान लिया और देखिए उसकी वजह से महाराष्ट्र में बिल्कुल आरएसएस एक्टिव हो गया और सही रिजल्ट दे दिया। एक ये नैरेटिव भी चला, उस पे एक छोटी टिप्पणी। जी, आनंद जी, देखिए आरएसएस जो है वो इनका एक ऐसा संगठन है जो हमेशा नाराज रहता है और हमेशा खुश रहता है। उसके एजेंडे को ये आराम से बढ़ा रहे हैं तो वो क्यों नाराज रहेगा। और जो ईगो की लड़ाई है मोदी जी और भागवत जी की, वो हिंदुत्व के आगे कोई मायने नहीं रखती है। आरएसएस का जो प्रचार जो है वो मीडिया ज्यादा करता है, उसमें खबरें आएंगी कि 5 लाख और 10 लाख सेंटर लगा दिए गए हैं, हरियाणा में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, 19 सेवकों को महाराष्ट्र भेजा गया है। ये सारा का सारा मीडिया की मनगढ़ंत स्टोरीज हैं और आरएसएस का अपना एक काम है, अपने तरीके से वो चलता है और उसके लोग डेफिनेटली दिखाई देते हैं। जैसा मैंने हरियाणा के इलेक्शन में देखा, उसके लोग हैं, विजिबल हैं बाकायदा, और वो रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। लेकिन अगर वो चाहें कि अखिल स्वामी के वोट को दिला दें, जाके मोहर लगवा देंगे बीजेपी के निशान पर, तो संभव नहीं। लोग अपने मन से वोट डालते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनसे लोग प्रभावित नहीं है, लेकिन वो उन्हीं के कार्यकर्ता हैं। और जो तमाम जो शहरी वर्ग है वो उनका ज्यादा भक्त है। अभी भी गांव में लोग इनके भक्त नहीं है, और गांव के लोग भगवान को तो मानते हैं लेकिन आरएसएस के भक्त नहीं है वो। तो अभी हम ये क्रेडिट आएगा, स्टोरी आने लगेगी कल से कि जो आरएसएस ने जिताया महाराष्ट्र को, जबकि ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा वही जो बात हो रही है, सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो नेक्सस है इलेक्शन कमीशन और हमारे जो सेठ जी हैं अडानी जी और बीजेपी, ये जो नेक्सस है ब्यूरोक्रेसी का और नेताओं का और तमाम जो घालमेल है, उसकी वजह से ये पूरा चुनाव तंत्र चला है। और जो एक शब्द है चवन्नी, झारखंड की चवन्नी जो है विपक्ष को दे दी गई है, उसे आप खुश हो जाइए, ये कर दीजिए आप। मैं एक मिनट और लूंगा, आप याद कीजिए कि हरियाणा जब इलेक्शन चला और मोदी जी की वहां रैलियां होने लगी हरियाणा की, तो मैं खुद गवाह हूं 1-2 रैली का जिसमें भीड़ नहीं थी। भीड़ नहीं थी और कुरुक्षेत्र की रैली में भीड़ नहीं, पेवा की रैली में भीड़ नहीं। तो भाई जब भीड़ नहीं आ रही थी मोदी जी की, तो हरियाणा में इलेक्शन तो कैसे बदल दिया गया या कैसे बदल गया। तो ये सारी कहानी हरियाणा में भी थी, वही कहानी महाराष्ट्र में दोहराई गई है। पर्सपेक्टिव में अगर आप चीजों को नहीं देखेंगी तो आप ये नहीं समझ सकती कि ये किस तरह चुराया गया है। उसको अगर आप सिंपल आप देखेंगे क्या रिगिंग हो गया, मतलब कि पैसे से खरीद लिया वोट, या आप देखेंगे क्या कि जहां पर बूथ का कब्जा वहां हो गया या कैंडिडेट, तो इससे काम नहीं चलेगा। मतलब कि नॉर्मल जो सिचुएशंस हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो एनालिसिस का टूल नहीं हो सकता है ये रिजल्ट को एनालिसिस हो रहा है। इसमें आपको पूरे पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा कि कैसे उन्होंने पहले ये समझना चाहिए कि रिजल्ट है क्या महाराष्ट्र के जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में। महाराष्ट्र में ये रिजल्ट यशवंतराव चौहान भी नहीं दे पाए थे। ये रिजल्ट मतलब कि कल्ट फिगर थे, पूरे साहब बैठे हुए यहाँ, यशवंतराव चौहान को मतलब सोच नहीं सकती कि कितना पॉपुलर लीडर थे। वो कल्ट फिगर है महाराष्ट्र के। वसंतराव पाटिल थे, उनके बारे में भी लीजेंड थे, लीजेंडरी फिगर। शरद पवार मास लीडर, टॉप का मास लीडर, अभी एग्जिस्टिंग में कोई उसको बराबरी नहीं कर सकता। बाला साहब ठाकरे ये मास लीडर्स थे। बॉम्बे के हिसाब से देखें तो जॉर्ज फर्नांडिस एक दिन बोल दिया बंद तो बंद। ऐसे लीडर्स के बाद भी इस तरह का एक तरफा रिजल्ट कभी नहीं आया, वो लोग नहीं कर पाए। वो लोग जो लोग की हीरोज हैं, मतलब महाराष्ट्र की जो मॉडर्न महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र स्टेट बना, उसके जो हीरोज हैं वो हीरो भी ये परफॉर्म नहीं कर पाए। पर कौन सा ये किसने किया है मिराकल? देवेंद्र फडणवीस एकदम बहुत ही मामूली, बहुत ही मतलब मैं कोई गलत शब्द इस्तेमाल करूं, आप समझ सकते हैं कि बहुत छोटे लेवल के प्लेयर है मास पॉलिटिक्स के हिसाब से। कोई पश्चिम महाराष्ट्र को विदर्भ छोड़ करके, विदर्भ में भी कोई ऐसा फिगर नहीं है। विदर्भ में भी एक समय में थे, मैं जानता हूँ वो नाम अभी भूल रहा हूँ, ये क्या कहते हैं दलित लीडर थे, ट्रेमेंडस थी। और भी बहुत सारे लीडर्स विदर्भ में हुए जिनका की होल्ड था जनता पे। ऐसे लीडर्स थे, उन लोगों को उसके मुकाबले फडणवीस कोई नेता नहीं है, उनसे ज्यादा पॉपुलर अभी गडकरी है जो कि उनके साथ नहीं है। इस कोई बीजेपी में कोई टॉप लीडर नहीं है जो कल्ट फिगर डाला है। दूसरा है शिवसेना लीजिए, शिंदे का ठाणे के अलावा कोई कहीं फॉलोइंग नहीं है, मास फॉलोइंग। उसके बाद ले लीजिए आप अजित पवार मोस्ट कंडेम्ड लीडर है आज की तारीख में, इवन एमंग हिज ओन ये वर्कर्स, मतलब एनसीपी। ऐसे लीडर्स भुजबल हैं, भुजबल थे किधर हूं लास्ट तक करते रहे, वो भी उनको भी जो उनके इलाके में अमोल कोहली ने ये किया हुआ है। तो ऐसी लीडरशिप, ब्रांड नेम मोदी का खत्म, कुछ नहीं है। मोदी ब्रांड नहीं थे, 4 दिन बाद में बचा हुआ था, इलेक्शन से निकल गए, उनकी कुर्सियां खाली रही। उसके बाद में ये आपको कंटेस्ट करने समझेंगे तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। ये सबके बावजूद आरएसएस के लोग निकल गए और उसके चुनाव जीत गया, ऐसा हो नहीं सकता। आरएसएस की इतनी ताकत कभी महाराष्ट्र में भी नहीं है।
वो है, उसने वो पूरी ताकत लगाई आरएसएस ने, ये भी बात सच है, लेकिन उसकी ताकत इतनी नहीं है, कभी बीजेपी अपनी ताकत से इतनी सीटें कभी भी हासिल नहीं कर सकती थी। अभी इस बार शिंदे जैसे लाए और अजित पवार के लाए के जरिए उसने वो मिराकल किया जो मिराकल कभी महाराष्ट्र में बड़े-बड़े दिग्गज नहीं कर पाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं एक बिग मैनिपुलेशन हुआ है। ये बिग मैनिपुलेशन क्या है, इसको डिकोड लड़की माची लड़की बहन योजना है, मुखौटा है। वो बस वो दिखाने के लिए उसकी आड़ में ये जो काम किया गया है, ध्यान रखिए, मैं अनिल जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि अजीत पवार जो डिस्क्रेडिटेड लीडर है, एक नाथ शिंदे जिन्होंने मनोज जरांगे पाटिल का मराठवाड़ा में मराठाओं का आंदोलन खड़ा करवाया ताकि उनकी पॉलिटिकल रेलेवेंस बनी रहे। नहीं तो उनके पास क्या था? शरद पवार जैसे बड़े मराठा लीडर के सामने एक नाथ शिंदे क्या है? उसी इलाके में आटो चला सकते हो, उनको तो बनाया पूरा बाला साहब ठाकरे ने। तो मेरा कहने का मतलब इन लोगों ने क्या कर दिया 5 महीने में जो उनको ऐसी भयानक बड़ी जीत मिली है, बहुत बड़ी जीत मिली है। तो ऐसा क्या किया बीजेपी ने? उसने बटन तो कटेंगे, वोट दिया, लव दिया, लैंड दिया, तो छोटा जो बुनियादी सवाल है, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है कि मोदी जी ने जब शिवाजी पार्क मैदान में जब रैली करी, कुर्सियां नहीं भर पाई। योगी जी की मैंने खुद कई मीटिंग्स देखी हैं जहां पर योगी जी मंच से बोल रहे हैं कुर्सियां खाली हैं। योगी जी मेरा तो सवाल करना पड़ा, मैं कह रहा हूं बहुत सी रैली, मेरा जो सवाल है कि मोदी की रैली में लोग नहीं जा रहे, योगी की रैली में लोग नहीं जा रहे, अमित शाह वहां से कुछ रैली कैंसिल कर रहे हैं, ये सब चीजें हमने मान ली, ये सारी चीजें मान ली। लेकिन जब मशीनें खुलती हैं तो एकदम से मतलब एक ऐसा चुनाव का नतीजा सामने आता है जो कल्पना से परे, वो किसी ने कल्पना नहीं करी, बीजेपी ने कल्पना की। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मशीनें सेट हो गई या फिर कहीं पर कोई इलेक्टोरल प्रोसेस में कोई धांधली कर दी गई, क्या कौन सी जादू की छड़ी तो चली है? अब ये जादू की छड़ी मोदी जी ने घुमाई, ये राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर ने घुमाई, ये जनता ने घुमा दी, किसने घुमा दी? और लोग इतनी बात करते समय कि हमने बोला कि वो उसका क्या हुआ, मतलब सोयाबीन का 6000 रुपए प्रधानमंत्री ने कहा तो वो घर घर पर्ची लेके आए, रुकना यहीं पे 10 मिनट पर्ची लेके आए, देखो 41 रुपए बेच के आए आज, ये देखो 41 रुपए पर क्विंटल। बड़ा बात करते हो, कौन से मानने कौन सा 6000 रुपए ये लोगों की पीड़ा नहीं देखी। अत्री साहब, ये जो नतीजा है इसको लेकर संजय राउत ने कहा है कि हमें ये नतीजे कबूल नहीं, वी डोंट एक्सेप्ट, ये जनता का वोट नहीं है, जनता का मैंडेट नहीं है, महाराष्ट्र की जनता इतनी बेईमान नहीं हो सकती कि चंद रुपयों पर वो बिक जाएगी। ये संजय राउत का मतलब था। क्या आपको लगता है कि ये मैंडेट मैनिपुलेटेड है या वाकई बीजेपी ने मेहनत करी, पसीना बहाया और चुनाव जीत लिया? नहीं दीपक जी, ये 100% मैनिपुलेटेड नहीं है, ऑर्केस्ट्रेटेड है। ये Orchestrated? यस, इट इज कंप्लीटली, ये आदमी इस तरीके का जो वोटिंग होती है ना हिंदुस्तान में, उससे कभी भी इस तरीके का परिणाम आ ही नहीं सकता। परिणाम देखिए क्या है, विपक्ष को जो निपटा, इसमें निपटा क्या कि अजीत पवार और अपने क्या नाम है इनका, जो शिंदे साहब, इनका भी ऐसा उपचार किया गया कि उनको सीटें जरूर मिली, लेकिन उनकी जो बीजेपी की सीटें आई उसके वजह से अगर आप देखेंगे तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी कम कर दी गई। अगर उन्होंने जरा सी भी उछल-कूद की तो भारतीय जनता पार्टी को 12 से 15 सीटें चाहिए प्रदेश देश के सबसे अमीर राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए। मतलब ये इस बात को, ये ऐसा गजब का परिणाम कि जिसमें विपक्ष नहीं निपटा, सहयोगियों को भी आईना दिखा दिया गया हो, ये इस तरह का जो परिणाम होता है वो जनता नहीं देती, वो एक खास तरह का डेटा मैनिपुलेशन देता है। ये एक मैकेनिकल परिणाम है और जो हरियाणा में कहा था मोदी जी ने कि हरियाणा मॉडल पर जीतेंगे, वो उन्होंने करके दिखाया। हरियाणा मॉडल, हरियाणा मॉडल, अरे अत्री साहब बता दो दीजिए हरियाणा मॉडल होता क्या है? 2 लाइन बताइए, व्हाट इज हरियाणा मॉडल? हरियाणा मॉडल ये होता है कि कैंडिडेट 89 उतारो, फाइनेंस 120 को करो, जितने भी निर्दलीय है उनको स्पॉन्सर करो, बाकी खड़े कराओ और अपने खास कॉम्बिनेशन बनाओ और अपने हिसाब से डेटा को मैनिपुलेट करो। जहां आप नहीं जीत सकते वहां बाकी को जिता दो, जहां कांग्रेस की वोट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते वो बाकी को डलवा के जीत जाओ। ये सारा हरियाणा मॉडल है। और हरियाणा से पहले हरियाणा में जो कहा था नासिर सिंह साहब ने उसको भी मैं भूल गया थी, उन्होंने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ मॉडल पे जीतेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो काउंटिंग से घंटा पहले तो हरियाणा जीते छत्तीसगढ़ मॉडल पे और महाराष्ट्र जीते हरियाणा मॉडल पर। आपको किस तरीके की कोई होनी चाहिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने आपको भेजा भी है, सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज काउंटिंग थी, कल का आपको मैंने ट्वीट भेजा है महाराष्ट्र डीआईपीआर का, महाराष्ट्र के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का, जो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट कर रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग या स्टेट का सीईओ ये नहीं बता रहा है कि प्रदेश में फाइनल पोलिंग का परसेंटेज क्या है, और डीपीआर बता रहा है महाराष्ट्र का। इसका मतलब क्या है कि क्या चुनाव आयोग डीपीआर को रिपोर्ट कर रहा है? क्या चुनाव आयोग, डीपीआर सीएम के काम करता है, आपको पता जाएगी। क्या चुनाव आयोग की रिपोर्टिंग अथॉरिटी अब क्या नाम है महाराष्ट्र का सीएम डीपीआर डिपार्टमेंट हो गया? ऐसा मजाक, ऐसा बड़ा मजाक पूरी चुनाव प्रक्रिया का, ये तमाशा है। इस तमाशे को मैंने बहुत सारे चुनाव आयोग को किया, बहुत लंबे समय किया, आपने कभी देखा? मैंने आपको ट्वीट भेजा, आप दिखाइएगा इसको। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस साल के बाद जो शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता कह रहे हैं, बाकी सारे कह रहे हैं, संजय राउत अपनी जगह, संजय राउत कह रहे हैं, केवल सवाल केवल इतना है कि जो प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया था कि हम हरियाणा मॉडल पे जीतेंगे और उसके बाद वो विदेश चले गए थे, आपने कहा साहब उनकी सभा में भीड़ नहीं आ रही थी। भाई काम तो हरियाणा में भी हुआ था, हरियाणा में क्या नहीं हुआ था? हरियाणा में आप कहना क्या चाह रहे हो कि भीड़ और जनता का कोई लेना देना नहीं है? वोटर और भीड़ का जो रैली में जाते हैं जो वोटर है उसका कोई लेना देना नहीं चुनाव से? दीपक जी, साधारण चुनाव है। देखिए मैं सीधी बात करने में भरोसा करता हूं, देश के अंदर गरीबी बढ़ाओ, लाभार्थी बढ़ाओ, धन लुटाओ और जबरन सत्ता पाओ, ये है मोदी का न्याय। ये महाराष्ट्र के चुनाव में साबित कर दिया, ये हरियाणा के चुनाव में साबित किया, और झारखंड को क्यों छोड़ा ये समझना पड़ेगा आपको। अगर झारखंड को इसी तरीके से हथिया लेते तो पूरे चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी उसमें डाउट होगी। आपको ध्यान होगा हरियाणा जीते जैसे भी जीते, जिस हरियाणा के अंदर बीजेपी को गांव में नहीं दिया जा रहा, उसको हाईएस्ट एवर मैंडेट मिला। दीपक जी क्यों बोल रहे हैं आप? 2014 में जब मोदी की लहर थी पूरे देश में, बोल रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में 40 सीट आई। 2019 में पुलवामा, उसके बाद बालाकोट के बाद बीजेपी की 40 सीट आई थी। इस बार किसान आंदोलन तमाम चीजों के बावजूद बीजेपी की 48 सीट आई। और फिर मत बोलिए इनका जो एलाई था दुष्यंत चौटाला, वो तो एलाई था केवल, उसकी तो हरियाणा में एक भी सीट पर जमानत नहीं, 2 सीटों पर छोड़ दीजिए, और बीजेपी पहले से ज्यादा मेजॉरिटी से सरकार बना रही है जी, और फिर भी हमेशा के ओके अद्भुत है साहब, अद्भुत है, कल्पना से परे है। और अत्री साहब को यकीन नहीं बैठेगा। आज मैं बात कर रहा था एक ब्यूरोक्रेट से और उनका ये कहना था कि झारखंड इसलिए बच गया, अब वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको सवाल जरूर आपके सामने रखूंगा। उनका कि झारखंड इसलिए बच गया क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, जिनको हम कहीं कलेक्टर भी बोलते हैं, वही रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, यानी जिले का जो मालिक मुख्तार है वो डीएम है, वही चुनाव संपन्न कराता है। उन्होंने कहा कि वो जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, वो हेमंत सोरेन के थे, वो बीजेपी के नहीं थे। अगर वहां रिटर्निंग ऑफिसर हमारे होते यानी बीजेपी के होते तो उसका दीपक जी वहां भी आप देखते। इसका मतलब क्या है? हो यदि चुनाव में धांधली करवाना, मशीनों में धांधली करवाना हो, प्रोसेस में धांधली करवाना हो, टैबुलेशन में धांधली करना हो। चुनाव में धांधली मतलब मशीन हैक नहीं होती, टैबुलेशन में गड़बड़ होती है, फॉर्म 17 देने में गड़बड़ होती है, चुनाव बंद होने के बाद फिर मशीन में वोट परसेंटेज बढ़ाता है, उसमें गड़बड़ होती है। ये 5-6 गड़बड़ के पैटर्न है जो अलग-अलग जगह पे होते हैं। तो ये सारे पैटर्न करने के लिए अधिकारी अपने बदलने चाहिए। यदि अधिकारी आपके हो, मतलब झारखंड में अगर राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार होती तो खेल वहां भी हो सकता था। रिपीट होती सरकार रिपीट होती, मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो जाता, बिल्कुल हो जाता। अब आपने कहा छत्तीसगढ़ में लोग कहेंगे छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं थी, फिर कैसे पड़ गई? तो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सर्वे सर्वा थी काम करने वाली, वही बीजेपी के पेरोल थे। जब पहला फेज का छत्तीसगढ़ में वोटिंग हुआ दीपक भाई, तो वो आदिवासी बेल्ट 20 सीटों पे, छत्तीसगढ़ का हाउस 90 का है। 20 सीटों में से पिछली बार 20 सीटें कांग्रेस के पास थी और इस बार 20 में से 18 सीटें बीजेपी। मुझे ऐसा लगता है ये चुनाव केवल आपको कंसोलेशन प्राइस दिया गया है झारखंड का। अगर ये बात जैसे हम लोग हरियाणा में कहते हैं कि पूरा 30% जाट जो है वो अपनी इज्जत के लिए लड़ रहा है, लेकिन आधे जाटों ने बाद में हमने जस्टिफाई किया, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। हमने महाराष्ट्र में कहा था कि पूरा मराठा कौन 30% है वो शरद पवार के साथ है, अब हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो रेवड़ी में दिया। और हम आदिवासियों को श्रेय दे रहे हैं कि उन्होंने झारखंड जिता दिया, जबकि छत्तीसगढ़ के अंदर, उसी छत्तीसगढ़ के अंदर जहां आदिवासी पॉपुलेशन है और वहां पे सारे एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है। अचानक तो मैं देखिए इस चीज को स्पष्ट मानता हूं, ये राजीव कुमार जी का देन है
और ये सुप्रीम कोर्ट की देन है, तो सबको धन्यवाद ये देना चाहिए कि आपने चलिए महाराष्ट्र ले लिया, लेकिन आपने झारखंड कंसोलिडेशन के लिए दे दिया। अगर अलग अलग इलेक्शन होता तो इसी प्रकार की भावनाओं के बावजूद झारखंड भी बीजेपी के पास जाता। तो इसको इससे ज्यादा मत समझिए। 6 महीने के बाद झारखंड की सरकार को बीजेपी गिरा देगी। अभी केवल एक कंसोलिडेशन दिया है, कश्मीर की सरकार को भी 6 महीने के अंदर गिरा देगी। ये भी आप नोट करके रख लीजिए। संजय राउत का कहना है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा घोटाला चुनाव आयोग की वजह से होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस वोटर ने महाविकास आघाड़ी को वोट किया है, उसको हटाकर 10,000 बोगस वोटर तैयार किए जा रहे हैं और ये हर एक विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। आपको बता दें, दावा ये किया जा रहा है ये बोगस वोटर्स वो वोटर हैं जो कि मर चुके हैं या फिर कि देश से बाहर जा चुके हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स में लिखा भी हुआ है कि साहब वोटर लिस्ट में हम लोग मर गए हैं, जिंदा कर दीजिए ना। लाइव सबूत देखकर अधिकारी हैरान रह गए हैं। तो जो लोग मर चुके हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है और जो लोग जिंदा हैं उनका नाम हटा दिया गया है। वो बेचारे वोट डालने के अधिकार से वंचित कर दिए गए हैं। आपको बता दें, वोटर लिस्ट को लेकर यूबीटी सांसद संजय राउत ने बड़ा खुलासा किया है। 65.2% लोगों ने वोट डाले हैं। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। खबर निकल के सामने आई, चुनाव आयोग की तरफ से अधिकारी का आंकड़ा निकल के सामने आया और इस आंकड़े में दावा किया गया कि इस बार तो 1995 की वोटिंग के भी सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और 65.2% के आसपास मतदान हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाद में इस आंकड़े को बदल दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि 65 नहीं 66% मतदान हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ संजय राउत का बयान निकल के सामने आया है, काउंटिंग चल रही है और उसी बीच बवाल खड़ा हो गया है। संजय राउत ने पहले कहा था कि फर्जी मतदाता खड़े किए गए हैं और अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये खेल पूरी तरीके से एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। आप साफ देख सकते हैं कि चुनाव आयोग का कहना है कि महाराष्ट्र में 66.05% के आसपास मतदान हुआ है। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। आप देख सकते हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन सारे के सारे आंकड़ों को शेयर करते हुए लिखते भी हैं कि अलर्ट, कल शाम मतदान खत्म होने के 24 घंटे बाद चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की 1.03% बढ़ा दिया है, यानी करीब 10 लाख वोट बढ़ गए हैं। यही काम आयोग ने हरियाणा में भी किया था। तो हरियाणा में भी आप जानते हैं कि कैसे वोटिंग प्रतिशत बढ़ा था। अब वही कुछ महाराष्ट्र में होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ काउंटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बवाल खड़ा हो गया है। और बवाल तो इस बात को लेकर भी खड़ा हो गया है क्योंकि जो काउंटिंग है उसके ठीक 24 घंटे पहले ईवीएम भी पकड़ी गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईवीएम पकड़ी है। नागपुर का इलाका है और किस तरीके से रात के अंधेरे में एक जगह से दूसरी जगह ईवीएम की जा रही है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी शेयर किया गया है। शेयर करते हुए महावीर लिखते भी हैं कि बिग ब्रेकिंग, खेल शुरू, झंडा चौक नागपुर में ईवीएम ले जा रहे बीजेपी वालों को कांग्रेस वालों ने पकड़ा। अब चुनाव आयोग यही कहेगा कि ईवीएम सुरक्षित है। ये देखकर यही कह सकते हैं कि कल महाराष्ट्र और झारखंड का रिजल्ट तैयार है। और इसके आगे वो लिखते हैं कि ईवीएम है तो मोदी है, मोदी है तो ईवीएम है। अब भी वक्त है ईवीएम पर तगड़ी निगरानी रखें, नहीं तो हरियाणा का ही परिणाम देखेंगे। तो अलर्ट तो पहले कर दिया गया था, तस्वीर तो पहले निकल के सामने आ गई थी। चुनाव आयोग ने परसेंटेज तो पहले ही बढ़ा दिया था और अब जो नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं, रुझान निकल के सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जैसे बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि खेला किस तरीके से एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। निकल कर सामने आया कि किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम में घुसने की कोशिश की है। वीडियो आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। अगर इसी तरीके से चुनाव करवाना है तो चुनाव करवाने की जरूरत क्या है। फिलहाल क्योंकि जो मैनिपुलेशन हुआ है, यही बात फहाद ने कही। 16 राउंड तक वो जीत रहा है, 17वें राउंड में 99% चार्ज मशीन आती है और वो इलेक्शन